10 मई 1857 उत्तर भारत के एक शांत शहर मेरठ में सूरज डूब चुका था, लेकिन उस रात भारत के इतिहास का सूरज उगने वाला था। कुछ ही घंटों में सैनिक अपने हथियार उठाएंगे, जेल के दरवाजे टूटेंगे, अंग्रेज अधिकारी भागेंगे और विद्रोह की ऐसी आग भड़केगी जो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बिहार, मध्य भारत तक फैल जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों की वजह से हुआ था, या यह गुस्सा कई दशकों से भीतर ही भीतर सुलग रहा था। इस कहानी को बैटल ऑफ पलासी ने भारत का इतिहास बदल दिया। उस युद्ध में अंग्रेजों ने केवल अपनी सेना के दम पर जीत हासिल नहीं की, बल्कि स्थानीय राजनीतिक मतभेदों और विश्वासघात का भी लाभ उठाया। दोस्तों, इसके बाद 1764 के बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति और मजबूत कर दी थी। अब कंपनी केवल व्यापार नहीं कर रही थी, वह कर वसूल रही थी, सेना रख रही थी, प्रशासन चला रही थी। जनता का बढ़ता असंतोष समय बीतने के साथ अंग्रेजी शासन का प्रभाव बढ़ता गया। कई किसानों पर भारी लगान लगाया गया। पारंपरिक कुटीर उद्योगों, विशेषकर कपड़ा बुनने वाले कारीगरों को विदेशी मशीनों से बने कपड़ों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। अनेक क्षेत्रों में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती जा रही थीं और लोगों में असंतोष गहराता चला गया। धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि यह शासन उनके हितों के लिए नहीं, बल्कि कंपनी के लाभ के लिए काम कर रहा है। ऐसे असंतोष धीरे धीरे फैलता गया। राजाओं की बारी जब आई, लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आता है। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से लागू की। इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक का मान उत्तराधिकारी नहीं माना जाता तो उसका राज्य कंपनी अपने अधीन ले सकती थी। इस नीति के तहत कई राज्यों का विलय किया गया, उसमें से लेकिन एक ऐसा राज्य जो झांसी की रानी का राज्य था। रानी लक्ष्मीबाई के दंतक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना गया तो झांसी भी अंग्रेजों के शासन के अधीन हो गई। लेकिन इसके लिए झांसी की रानी के अंदर असंतोष पैदा हुआ। कहा जाता है कि इसी संघर्ष के दौर में रानी का संकल्प और मजबूत हुआ। अवध का अपमान भी हुआ। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर कंपनी ने अपने अधीन कर लिया। वाजिद अली शाह को पद से हटाकर निर्वासन भेज दिया गया। इस निर्णय का असर केवल दरबार तक सीमित नहीं रहा। अवध की सेना के अनेक सैनिक और प्रशासन से जुड़े लोग बेरोजगार हुए। यह असंतोष बाद में विद्रोह की शक्ति बना। सेना में उबलता गुस्सा। उस समय भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेज सैनिकों से कहीं अधिक थी, लेकिन नेतृत्व और उच्च पद मुख्यतः अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में हुआ करते थे। भारतीय सैनिकों को वेतन, पदोन्नति और व्यवहार के मामलों में भेदभाव का अनुभव होता था, लेकिन समय के चलते वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। कई सैनिकों को यह भी चिंता थी कि उनकी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। यह असंतोष धीरे धीरे विस्फोटक रूप लेने लगा। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत के कई सैन्य शिविरों में बेचैनी फैल चुकी थी। इसी बीच नई पैटर्न 1853 इनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर अफवाह फैल गई कि उनमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग है। इस दावे ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहराई से प्रभावित कर दिया। इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि कारतूस विवाद ने पहले से मौजूद असंतोष को तेज करने का काम किया। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वह चिंगारी बनने वाले थे एक युवा सैनिक मंगल पांडे। ग्राउंड पर एक सैनिक 29 मार्च 1857 बैरकपुर की परेड ग्राउंड पर एक सैनिक अपने साथियों के साथ सामने खड़ा। उसके हाथ में बंदूक थी। कुछ ही क्षणों बाद चली एक गोली इतिहास की दिशा बदल देगी। क्या मंगल पांडे ने अकेले विद्रोह किया था? क्या ये सब पहले से तय था? और एक कार्रवाई ने उत्तर भारत को कैसे जला दिया? साल 1857 भारत के अलग अलग सैन्य शिविरों में बेचैनी बढ़ चुकी थी। सैनिकों के बीच फुसफुसाहट थी कि नई बंदूक के कारतूस उनकी आस्था का अपमान कर रहे हैं। लेकिन यह केवल कारतूसों की कहानी नहीं थी, यह वर्षों के अपमान, भेदभाव और असंतोष का विस्फोट था। और इस विस्फोट की
पहली गूंज सुनाई थी बैरकपुर से। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक जवान थे। 29 मार्च 1857 की दोपहर बैरकपुर परेड ग्राउंड पर माहौल असामान्य था। सैनिकों के बीच नई पैटर्न 1853 इनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर चर्चा फैल चुकी थी। कई सैनिकों का मानना था कि इन कारतूसों से उनकी धार्मिक मान्यताओं का अपमान होने लगा है। इसी तनाव के बीच मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों का सामना किया। उन्होंने हथियार उठाए और संघर्ष शुरू कर दिया। इतिहासकार इस घटना के अलग अलग विवरण देते हैं, लेकिन इस बात पर सहमति है कि यह घटना 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण प्रारंभिक मोड़ बनी थी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर सैन्य अदालत में पेश किया गया। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि सैनिक को सजा देने से बाकी सेना डर जाएगी, लेकिन इसके उलट हुआ। उनकी गिरफ्तारी और फांसी की खबर अलग अलग छावनियों तक पहुंच गई और असंतोष और बढ़ गया। मेरठ उस समय उत्तर भारत की सबसे बड़ी सैन्य छावनियों में से एक थी। वहां बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक तैनात थे। 24 अप्रैल 1857 को कई सैनिकों ने कथित चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। सैन्य अनुशासन के अनुसार इसे आदेश की अवहेलना माना गया। 85 सैनिकों को सजा 9 मई 1857 को दे दी गई। 85 भारतीय सैनिकों को सैन्य अदालत ने कठोर दंड दिया। 85 भारतीय सैनिकों को सैन्य अदालत ने कठोर दंड दिया। उन्हें सबके सामने वर्दी उतारकर बेड़ियां पहनाई गईं और जेल भेज दिया गया। यह केवल सजा नहीं थी, कई सैनिकों ने इसे अपने सम्मान का अपमान माना। पूरी छावनी में गहरा आक्रोश फैल गया। 10 मई 1857 विद्रोह। अगले ही दिन 10 मई 1857 में मेरठ विद्रोह भड़क उठा। भारतीय सैनिकों ने हथियार उठाए, जेल के दरवाजे तोड़े गए, कैद किए गए सैनिकों को मुक्त कराया गया। कई अंग्रेज अधिकारियों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ। अब यह केवल सैनिकों का विरोध नहीं था, यह एक व्यापक विद्रोह बन चुका था। ये बदलने लगा था, ये बदले की भावना हो चुकी थी। ये सालों से 100 साल पहले का इतिहास था। मेरठ से दिल्ली की दूरी 70 किलोमीटर थी। विद्रोही सैनिक रात भर आगे बढ़ते रहे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, दिल्ली, क्योंकि वहां रहते थे मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। हालांकि उनके पास वास्तविक राजनीतिक शक्ति बहुत ही सीमित रह गई थी, लेकिन उनका नाम अभी भी पूरे भारत, उत्तर भारत में एक प्रतीक था। यदि वे विद्रोह का समर्थन करते तो आंदोलन को एक वैधता और साझा नेतृत्व मिल सकता था। 11 मई 1857 की सुबह दिल्ली के दरवाजों पर विद्रोही सैनिक पहुंच चुके थे। लाल किले के भीतर बैठे एक बुजुर्ग सम्राट को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतिहास उन्हें एक ऐसे आंदोलन का चेहरा बना देगा जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। क्या बहादुर शाह जफर ने तुरंत विद्रोह स्वीकार कर लिया? और दिल्ली में पहले दिन क्या हुआ और कुछ ही दिनों में विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया, यह जानेंगे। 11 मई 1857 सुबह का समय दिल्ली अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन मेरठ से निकले सैकड़ों विद्रोही सैनिक शहर के दरवाजों तक पहुंच चुके थे। उनकी मंजिल सिर्फ दिल्ली नहीं थी, उनका लक्ष्य था लाल किला, क्योंकि उन्हें पता था अगर मुगल बादशाह उनके साथ खड़े हो गए तो यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं रहेगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई बन जाएगी। और दिल्ली में पहला दिन 11 मई 1857 की सुबह विद्रोही सैनिक दिल्ली में प्रवेश कर गए। दिल्ली उस समय भी भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीक थी। भले ही वास्तविक सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। शहर में अफरा तफरी मच गई। विद्रोही सैनिक सीधे लाल किले की ओर बढ़ गए। लाल किले के भीतर उस समय बहादुर शाह द्वितीय लगभग 82 वर्ष के थे। वे बूढ़े थे, कमजोर थे। उनके पास अपनी बड़ी सेना नहीं थी, ना ही उनके पास पर्याप्त धन था। वे स्वयं भी शायद नहीं चाहते थे कि उनके पास उनके नाम पर इतना बड़ा संघर्ष शुरू हो। लेकिन हजारों सैनिक एक ही बात कह रहे थे,
हुजूर अब आप ही हिंदुस्तान के बादशाह हैं। शुरुआत में बहादुर शाह जफर हिचकिचाए। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने विद्रोह का साथ दिया तो अंग्रेज उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी ओर हजारों भारतीय सैनिक उनके सामने खड़े थे। आखिरकार उन्होंने विद्रोहियों का समर्थन स्वीकार कर लिया और यही वह क्षण था जिसने इस संघर्ष को एक व्यापक राजनीतिक पहचान दी। दिल्ली में तैनात अंग्रेज अधिकारियों के लिए यह एक अप्रत्याशित था। कुछ सरकारी इमारतों पर विद्रोहियों का नियंत्रण हो गया। कई अंग्रेज अधिकारी शहर छोड़कर भागने लगे। कुछ स्थानों पर हिंसक झड़पें भी हुई। पूरे उत्तर भारत में संदेश दिल्ली से एक खबर पूरे भारत में फैलने लगी। दिल्ली आजाद हो गई। दिल्ली आजाद हो गई। हालांकि वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक जटिल थी, लेकिन इस समाचार ने अनेक क्षेत्रों में विद्रोह की भावना को और तेज कर दिया। अब विभिन्न शहरों और रियासतों में लोग अंग्रेजी शासन को चुनौती देने लगे। विद्रोह फैलने लगा। कुछ ही दिनों में कानपुर में नाना साहेब सक्रिय हो गए। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व को संभाला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई संघर्ष की तैयारी करने लगी। आराध क्षेत्र में कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। ऐसा लगने लगा मानो विद्रोह कई क्षेत्रों में एक साथ फैल रहा है। आग की तरह ये विद्रोह फैलता गया। अंग्रेजों का जवाब, लेकिन अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे। उनके पास एक बड़ी ताकत थी, टेलीग्राफ। जहां विद्रोहियों को संदेश पहुंचाने में दिन लगते थे, वहीं अंग्रेज कुछ ही मिनटों में दूर दराज के सैन्य केंद्रों तक सूचना भेज सकते थे। ये टेलीग्राफ उन्होंने पंजाब और अन्य क्षेत्रों से वफादार सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया। दिल्ली विद्रोहियों के हाथ में थी, लेकिन अंग्रेज अपनी सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में कर रहे थे। क्या दिल्ली बच पाएगी? सवाल ये उठ रहा था, क्या नाना साहेब कानपुर में अंग्रेजों को हरा देंगे? और कैसे झांसी की रानी इतिहास की सबसे महान योद्धाओं में शामिल हुई? यह जानेंगे। कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। 1857 की क्रांति, भारत जल उठा। कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार में युद्ध। दिल्ली में विद्रोह का झंडा लहराने के बाद अंग्रेजों को लगा कि अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो पूरा भारत उनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब आग केवल दिल्ली तक नहीं सीमित थी। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, मध्य भारत में भी विद्रोह की लपटें उठ चुकी थीं। कानपुर, नाना साहेब का उदय हुआ। दिल्ली की खबर जब कानपुर पहुंची तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। नाना साहब अंग्रेजों से पहले ही नाराज थे। उनका कहना था कि उनके दत्तक होने के आधार पर पेंशन रोकना अन्याय था। कंपनी सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। जब 1857 में कानपुर में विद्रोह तेज हो गया, कई सप्ताह तक संघर्ष चला। इस दौरान दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। बाद में कानपुर की घटनाओं, विशेषकर सती चोरा घाट और बीबी घर से जुड़ी घटनाओं पर इतिहासकारों में विवरण और जिम्मेदारियों को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। लखनऊ, अवध की पुकार। 1856 में अवध के विलय से जनता और सैनिक पहले ही नाराज थे। जब विद्रोह फैला तो बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र ब्रिटिश कादर को शासक घोषित कर दिया। स्वयं नेतृत्व संभाला। लखनऊ रेसिडेंसी अंग्रेजों का प्रमुख ठिकाना बन गया। वहां महीनों तक घिरा और संघर्ष चला। यह 1857 के सबसे लंबे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था। अब झांसी में चलते हैं। अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया और महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया। किले की सुरक्षा मजबूत की गई। 1858 में अंग्रेज सेनाओं ने झांसी की घेराबंदी की। कई दिनों तक भीषण युद्ध चला।
अंततः रानी अपने कुछ साथियों के साथ किले से निकलकर कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। दोनों ने मिलकर आगे की रणनीति बनाई। बिहार 80 वर्ष के योद्धा कुंवर सिंह की आयु लगभग 80 वर्ष थी। उम्र अधिक थी लेकिन साहस कम नहीं था। उन्होंने बिहार के अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों को चुनौती दी। एक लोकप्रिय परंपरा के अनुसार युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने पर उन्होंने अपना घायल हाथ अलग कर दी, नदी में फेंक दिया, अर्पित कर दिया। यह प्रसंग लोक कथाओं में प्रसिद्ध है, हालांकि इसके विवरण विभिन्न स्रोतों में अलग अलग मिलते हैं। अगला अध्याय जो आता है अंग्रेजों की नई रणनीति के बारे में, तो अब अंग्रेज समझ चुके थे कि यह केवल एक शहर का विद्रोह नहीं। उन्होंने पंजाब से अतिरिक्त सैनिक बुलाए, टेलीग्राफ के माध्यम से तेजी से संदेश भेजे। हुआ क्या, रेल और नदी मार्गों से रसद पहुंचाई। एक एक करके विद्रोही केंद्रों को निशाना बनाया गया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, टेलीग्राफ, बेहतर संगठन और संचार, ये उनकी रणनीति थी। अगला अध्याय जब आता है निर्णायक मोड़ का, 1858 की शुरुआत तक अंग्रेजों ने कई क्षेत्रों में बढ़त बनानी शुरू कर दी। दिल्ली पर फिर से उनका नियंत्रण हो चुका था। अब उनका अगला लक्ष्य था झांसी। वही इतिहास का एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अमर बना दिया। 18 जून 1858 ग्वालियर के पास युद्ध अपने चरम पर था। धूल के गुबार के बीच एक योद्धा घोड़े पर सवार होकर अंग्रेज सेना का सामना कर रही थी। वह जानती थी शायद वह जीवित ना बचे, लेकिन उसके पीछे हटना स्वीकार नहीं था। क्या रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लड़ाई ने अंग्रेजों को डरा दिया था? क्या तात्या टोपे का क्या हुआ? तात्या टोपे का क्या हुआ और आखिर अंग्रेज 1857 की क्रांति को कैसे दबाने में सफल हुए? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले और अंतिम एपिसोड। 1858 एक साल पहले जो आग मेरठ से भड़की थी, अब पूरे उत्तर और मध्य भारत को झुलसा चुकी थी। लेकिन अब अंग्रेज अपनी पूरी ताकत के साथ लौट चुके थे। पंजाब से नई सेना आ चुकी थी। टेलीग्राफ लगातार संदेश पहुंचा रहा था और एक एक करके विद्रोह के केंद्र गिरते जा रहे थे। फिर भी कुछ योद्धा ऐसे थे जिन्होंने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी। झांसी की अंतिम लड़ाई मार्च 1858 में अंग्रेज सेना, जिसका नेतृत्व ह्यूज रोज कर रहे थे, झांसी को चारों ओर से घेर लिया। कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ और तोपें लगातार किले की दीवारों पर गोलाबारी कर रही थीं। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं सैनिकों के बीच घूम घूम कर उनका उत्साह बढ़ा रही थी। वो समय ऐसा था जब किले की रक्षा कठिन होने लगी तो वे अपने दंतक पुत्र को साथ लेकर कुछ विश्वस्त साथियों के साथ निकलने में सफल हुई और कालपी पहुंची। वहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। कालपी से ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने आगे बढ़कर ग्वालियर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह विद्रोहियों की एक बड़ी सफलता थी, लेकिन यह सफलता अधिक समय तक नहीं चली, नहीं टिक सकी। अंग्रेज सेना तेजी से ग्वालियर की ओर बढ़ती गई। वो अध्याय आता है 18 जून 1858 का। ग्वालियर के निकट भीषण युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर अग्रिम पंक्ति में लड़ी। युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हुई। 18 जून 1858 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की। अंग्रेज अधिकारी ह्यूज रोज ने बाद में उनके साहस की प्रशंसा करते हुए उन्हें विद्रोहियों के सबसे बहादुर नेताओं में से एक बताया। तात्या टोपे का गुरिल्ला युद्ध जो हुआ, रानी की मृत्यु के बाद तात्या टोपे ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक गुरिल्ला शैली में संघर्ष जारी रखा। वे लगातार स्थान बदलते रहे और अंग्रेजों को चुनौती देते रहे।
आखिरकार 1859 में उन्हें पकड़ लिया गया, अदालत में मुकदमा चला, फिर उन्हें फांसी दे दी गई। अंत में बहादुर शाह जफर का अध्याय आता है। दिल्ली पर अंग्रेजों के दोबारा नियंत्रण के बाद बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें परिवार सहित रंगून भेज दिया गया और यहाँ से निर्वासित कर दिया गया। 1862 में वहीं उनका निधन हुआ। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ आज भी इतिहास में याद की जाती हैं, हालांकि उनकी पूरी कविता यहाँ उद्धृत नहीं की जा रही है। अब अगला सवाल, अंग्रेज क्यों जीते? 1857 के विद्रोह में बहादुरी की कमी नहीं थी, लेकिन कई कारणों से अंग्रेज बढ़त बना सके। विद्रोह का कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में समन्वय सीमित था। कई भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया या तटस्थ रहीं। अंग्रेजों के पास बेहतर संचार, विशेषकर टेलीग्राफ और संगठित रसद व्यवस्था थी। पंजाब और अन्य क्षेत्रों से अतिरिक्त सैनिक बुला लिए गए। 1858 के बाद क्या बदला? 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू हुआ। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। क्वीन विक्टोरिया के नाम से एक घोषणा जारी की गई, जिसमें भारतीय रियासतों और धार्मिक मामलों के प्रति नई नीति का आश्वासन दिया गया। क्या 1857 असफल था? अगर केवल तत्काल परिणाम देखें तो विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन अगर इतिहास की लंबी धारा देखें तो यह संघर्ष भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। इसने अंग्रेजों को यह एहसास कराया कि भारत पर शासन केवल सैन्य शक्ति से आसान नहीं होगा। दूसरी ओर भारतीयों के बीच व्यापक स्तर पर साझा प्रतिरोध की भावना मजबूत हुई। इसी कारण कई भारतीय इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जबकि कुछ अन्य इतिहासकारों ने इसे मुख्यतः एक व्यापक सैनिक और क्षेत्रीय विद्रोह के रूप में पहचान दी और देखते भी हैं। 1857 की क्रांति समाप्त हो गई, लेकिन आज़ादी की कहानी नहीं। मेरठ की वह चिंगारी, झांसी की वह तलवार, कानपुर का संघर्ष, लखनऊ का साहस और दिल्ली की पुकार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। लगभग 90 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 1857 हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास केवल जीतने वालों का नहीं, बल्कि संघर्ष करने वालों का भी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगली डॉक्यूमेंट्री हम 1857 के अनसुने नायकों और उन रहस्यमयी घटनाओं की चर्चा करेंगे जिनका उल्लेख अक्सर इतिहास की किताबों में नहीं मिलता है।